जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करने वाले हैं और ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हम लोग अपना जो भी संविधान से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इसके अलावा संविधान से संबंधित जितने भी किसी भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न हम लोग कुछ ही क्लासों में बनाना सीख जाएंगे, उन समस्याओं को हल करना सीख जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बस रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहिएगा, बाकी सारी समस्याएं आपकी हल होती रहेंगी। अगर कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे खुला रहता है, आप जब चाहें तब कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इस पहलू पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था को समझने से पहले दो शब्द हमारे सामने आते हैं, राज्य और शासन। क्या आता है? राज्य और शासन। या हम बोल सकते हैं किसी भी देश के शासन व्यवस्था, क्या है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन ही क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। कोई भी देश हो सकता है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, कोई भी देश, और उस देश की जो शासन व्यवस्था है, उस देश के अंदर किस तरह से शासन होता है, उसका जब अध्ययन किया जाएगा उसी को हम लोग कह देंगे शासन व्यवस्था। क्या कहेंगे? राज्य व्यवस्था कह देते हैं। अगर हम बात करें, राज्य व्यवस्था के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कितने अंग देखने को मिलते हैं? 3 अंग देखने को मिलते हैं, सरकार, देश या राज्य और तंत्र। तो हमारे जो भारतीय संविधान की बात की जाए, वहां पर देश शब्द का जिक्र नहीं है। हमारे संविधान के अंदर राज्य शब्द बार बार दोहराया गया है। तो हम एक एक करके वारी वारी सरकार, राज्य और तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इतना तो पक्का है, आपको क्लास में ही याद कराएंगे, पक्का आपको क्लास में ही याद कराने वाले हैं। चलिए तो समझते हैं। सरकार, सरकार की अगर हम बात करें, सरकार क्या है, तो भारत जैसे हमारा एक देश है, भारत, प्यारा भारत हमारा देश है जिसमें हम लोग रहते हैं, ऐसे ही अन्य देश हैं। तो किसी भी देश की बात की जाए, कोई भी देश हो, किसी भी देश के अंदर एक ऐसा समूह, क्या बोला हमने, किसी भी देश के अंदर एक ऐसा समूह जो देश में उपस्थित, क्या, देश में उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करके, देश में उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करके देश की जनता के लिए कार्य करे, उसे हम लोग सरकार कहते हैं। तो हम देख सकते हैं, सरकार कुछ लोगों का समूह होता है। क्या होता है? सरकार कुछ लोगों का समूह होता है जो देश में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से देश की जनता के लिए कार्य करते हैं। सरकार 2 प्रकार की होती है, सरकार भी 2 प्रकार की होती है, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? अगर हम राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र यानी कि हम अभी राजा हैं, किसी देश के राजा हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन ही इस देश को संभालेगी, इस देश की राजा बनेगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं राजतंत्र, राजशाही, है ना, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। और यहाँ लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र जो होता है उसे लोगों द्वारा चुना जाता है। क्या होता है? जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। राजतंत्र में लोगों का यहाँ पर कोई
कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। राज्य जो तंत्र होता है, लोगों के द्वारा यहाँ पर सरकार नहीं चुनी जाती है, यहाँ पर जन्म के आधार पर ही सरकार या सत्ता में बैठने का मौका मिल जाता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है, जैसे कि भारत, ठीक है। अब लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र भी हमें दो प्रकार का देखने को मिल जाता है, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष, है ना। यानी कि प्रत्यक्ष क्या होगा, जिससे डायरेक्ट क्या हो, डायरेक्ट क्या चुना जाए, डायरेक्ट देश का प्रमुख चुना जाए, है ना, देश का नेता चुना जाए। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार की सरकारें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे राज्य की। राज्य, राज्य शब्द की परिभाषा अरस्तु जी के अनुसार, यानी अरस्तु कौन थे, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, और अरस्तु के अनुसार राज्य 4 घटकों से मिलकर बनता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, राज्य, देखो बार बार यहाँ पर राज्य शब्द आ रहा है, तो यहाँ राज्य से मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे नहीं है, इनसे नहीं है। अभी हम बाद में चेक भी करेंगे कि ऐसा तो नहीं, ये राज्य है या नहीं है हमारे, है ना, ये राज्य है या नहीं है। तो अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि राज्य होता क्या है। तो राज्य के कितने अंग देखने को मिलेंगे, हमें 4 घटक देखने को मिलते हैं, सरकार, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता। सरकार, किसी भी स्थान पर अगर सरकार है तो राज्य हो सकता है, लेकिन सीधे सीधे हमें 4 घटक देखने को मिलते हैं। अगर ये 4 घटक होंगे तभी सरकार बन पाएगी, तभी क्या होगा, राज्य बन पाएगा। एक तो सरकार होनी चाहिए ना, अभी सरकार हम समझ चुके हैं, भूमि होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, पॉपुलेशन, जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता, संप्रभुता, अगर कोई भी देश अपना निर्णय लेना चाहता है और उस देश पर आंतरिक और बाहरी दबाव ना हो तो उसे कहते हैं संप्रभुता। कोई भी देश अगर अपना निर्णय लेना चाहे और उस पर कोई आंतरिक और बाहरी प्रेशर यानी दबाव ना हो तो उसे हम क्या कह देंगे, संप्रभुता कह देते हैं। जैसे मोदी जी ने 1000 और 500 के नोट बंद किए, ना तो उन पर बाहरी प्रेशर था यानी बाहरी दबाव भी नहीं था, और आंतरिक प्रेशर यानी आंतरिक दबाव भी नहीं था, तो हमारे पास संप्रभुता हो गई। इसके अलावा जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो वहाँ पर हमारे ऊपर किसी ने प्रेशर नहीं बना पाया था, हमारी इच्छा से हुआ था। न तो बाहरी प्रेशर बना था उस समय, न आंतरिक प्रेशर बना था। तो इसी को हम बोल देते हैं, हम अपने निर्णय यानी खुद से ले सकें, अपने निर्णय स्वयं से ले सकें, किसी का कोई भी दबाव ना हो, उसे क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। तंत्र की बात की जाए तो आखिर ये तंत्र होता क्या है। किसी कार्य, कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं, कोई भी कार्य या संगठित व्यवस्थित ढंग से क्या है, किसी भी कार्य को क्या करें, किसी भी कार्य को संगठित व्यवस्थित ढंग से करने की जो कोई भी कार्य है, मान लो कोई भी कार्य हो सकता है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये भी एक कार्य है, लेकिन इसको हम क्या करें, संगठित या व्यवस्थित, कैसा, संगठित और व्यवस्थित ढंग से करने, क्या करें, हम अभी पढ़ा रहे हैं, और इसी काम को एकदम संगठित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तंत्र कहलाएगा, सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषित जो परिभाषा है इसको भी हम देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं इस पर भी। तंत्र किसी कार्य संगठित व्यवस्थित ढंग से करने की प्रक्रिया का समुच्चय तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। अगर हम बात करें, शासन के 3 अंग हैं। शासन जो हमारा शासन होता है ना, शासन, जैसे अभी लिख सकते हैं हम यहाँ पर शासन,
शासन। और जो भाई तंत्र तो समझ गए ना, तंत्र कोई भी अगर काम है यदि कोई कार्य है वो संगठित और व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो वो तंत्र कहलाता है। वैसे ही शासन, शासन तंत्र, क्या शासन तंत्र, तो ये क्या है भाई? शासन तंत्र 3 चीजों से चलता है। शासन तंत्र 3 चीजों से चलता है और वो 3 चीजें क्या हैं? तो हमारी वो 3 चीजें देखने को मिलती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब हम इनको भी बारी बारी समझ लेते हैं। देखिए, विधायिका क्या करेगी और कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी और न्यायपालिका क्या करेगी, इनको हम समझ लेते हैं। देखिए, जो विधायिका होगी वो देश के लिए क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। क्या करती है? देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून और विधि का निर्माण करती है। कानून और विधि का निर्माण करती है। और जो कानून बनाए गए हैं, जो विधियां बनाई गई हैं, उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। कानून को लागू करना, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। भारत के अंदर जितने भी नए नियम और कानून बनते हैं वो विधायिका के द्वारा तैयार किए जाते हैं और कार्यपालिका उन कानूनों को भारत के अंदर लागू करने का काम करता है। क्या करता है? भारत के अंदर लागू करने का काम करता है। अब समस्या ये भी आ गई। क्या समस्या आई? कानून भी बना लिए हम, लागू भी कर दिए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं मानेंगे, कोई भी कानून हम नहीं मानेंगे। उसके लिए हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर तुम किसी भी कानून का उल्लंघन करते हो तो उसके लिए न्यायपालिका उपस्थित है। न्यायपालिका तुम्हें दंड देने के लिए तैयार है। टेंशन ना लो बिल्कुल भी। आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीख रहे होगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। विधायिका ने क्या किया? कानून यानी विधि का निर्माण किया और उन्हीं कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका ने किया। और भारत में रहने वाले व्यक्तियों ने अगर उन नियम और कानूनों को नहीं माना तो फिर उन लोगों को सजा देने का काम कार्यपालिका करेगी। इतनी बात समझ गए? न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका कानून लिखेंगे, कानून विधि कानून विधि का उल्लंघन करने पर क्या करती है? दंडित करती है। क्या करती है? दंडित करती है। समझ गए? कोई भी अगर नियम और कानून को तोड़ेगा तो वो भाई बच नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए न्यायपालिका है। चलिए हम अपने संविधान में प्रवेश करते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि एकदम अचानक से हमारे सामने बहुत सारा खाना आ जाए और हम क्या करें? उसको खाना प्रारंभ कर दें। और जब खाना प्रारंभ कर देंगे, खाते जाएंगे, ऐसा हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हम लगातार नहीं खा सकते ना। तो हम थोड़ा क्या करते हैं? थोड़ा उधर से उठाया, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों को टेस्ट किया और हमारा भी पेट भर गया और सारी चीज़ें हमें मिल भी गई। वैसे ही हम लोग भी क्या कर रहे हैं? अभी थोड़ा थोड़ा पूरा संविधान के बारे में हम थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं अभी,
और जैसे जैसे हमारे अंदर दिमाग का पूरा प्रारूप तैयार हो जाएगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, संविधान प्रारंभ कर देंगे। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर शासन को समझने की समझ अब आ चुकी है, कानून को समझने की समझ है। हमारे अंदर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, शासन व्यवस्था, तंत्र, राज्य, इन शब्दों का प्रयोग जब संविधान में होगा तो उनको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संविधान की तरफ। संविधान, संविधान क्या है? किसी भी देश, कोई भी देश है, किसी भी देश के सर्वोच्च, क्या, किसी भी देश के सर्वोच्च यानी सबसे बड़े कानून, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचा, किसी भी देश के सर्वोच्च कानूनों का समुच्चय ही क्या कहलाएगा? संविधान कहलाता है। किसी भी देश के सर्वोच्च कानूनों का संग्रह क्या कहलाएगा? संविधान कहलाता है। अब हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा एक परिवार है, ये हमारा एक परिवार है, ठीक है, और इस परिवार के अंदर कई सारे लोग रहते हैं, ये बहुत सारे लोग रहते हैं इस घर में, इस परिवार के अंदर जॉइंट फैमिली है ये। तो सीधी सी बात है, इस घर का एक मुखिया भी होगा, मुखिया बना दिया गया इस घर का। अब मुखिया से मतलब कोई गांव का मुखिया नहीं है, ये एक अपने परिवार का, एक अपने घर का मुखिया है। तो ये मुखिया क्या करेगा? सभी को बुलाएगा, परिवार के प्रत्येक सदस्य को बुलाएगा और बोलेगा, क्या बोलेगा कि आओ बैठते हैं और कुछ नियम और कानून बनाते हैं। क्या करेगा? नियम और कानून बनाएंगे ये, और नियम कानून का जो उल्लंघन करेगा उसको दंड देने की भी व्यवस्था की जाएगी, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, मिलकर मिलते हैं और सभी लोग मिलकर कानून बना लेते हैं, कुछ नियम बना लेते हैं, है ना। हमारे भी घर में कुछ नियम होते हैं। शाम 10 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, गांव में शाम 8 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, तो ये नियम होते हैं ना। तो यही नियम और यही कानून अगर किसी पुस्तक में लिख दिए जाएं, किसी पुस्तक में लिख दिए जाएं, तो उसी को हम लोग संविधान कह देते हैं। अगर हम भारत के संविधान की बात करें, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो याद रखना, भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, वो कब हुआ? आप भी थोड़ा अपने दिमाग पर क्या डालेंगे, जोर डालेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ। अब इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे मौलिक अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसे अपने अधिकार मालूम होना चाहिए, उसको अपने अधिकार पता होने चाहिए। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है, और हमें अपने अधिकार नहीं पता होते हैं, तो हमें अच्छे से पीड़ित किया जाता है। उन सभी चीज़ों से बचने के लिए, उन सभी समस्याओं से बचने के लिए प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी स्थान से हो, भारत के किसी भी स्थान से हो, उसको अपने अधिकार
पता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि हम लोग अब मौलिक अधिकार शुरू करने वाले हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से मौलिक अधिकारों को समझेंगे, मज़ा आने वाला है। अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन में ही हम लोग मौलिक अधिकार आज शुरू करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा करना भी अच्छा नहीं होता, बस हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा करते जाएं, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला वहाँ से। और परीक्षा में हमसे जो पूछा जाता है उसके आधार पर हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकार हैं क्या, तो समझ लेते हैं एक बार। मौलिक अधिकार इस प्रकार के अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों, क्या लिख दिया यहाँ पर, व्यक्तियों के भौतिक मानसिक आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। अगर ऐसे कोई भी अधिकार हैं जिसमें क्या होता है, व्यक्तियों के भौतिक यानी कि फिजिकली, मानसिक, मेंटलिटी, आर्थिक, इकोनॉमिक, सामाजिक, सोशल विकास के लिए सहायक हों, उन्हें हम लोग अधिकार कहेंगे, मौलिक अधिकार कहेंगे। ये अधिकार व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी हैं। क्या है, प्रत्येक भारत के निवासी, प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए क्या है, ये प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी आवश्यक होते हैं। मतलब भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक की रक्षा के लिए भी ये आवश्यक है। समझ गए। मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है ना, वो क्या है, राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। अब राज्य क्या है, बार बार जब भी राज्य शब्द आए तो सीधा जाना चाहिए, देश की बात हो रही है, सीधा दिमाग में आना चाहिए, देश की बात हो रही है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, ये भाग 3 में है। कितना है, भाग 3। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद, ये हमारा जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक फैला हुआ है। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक उपस्थित हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक। आगे बढ़ते हैं। याद रखना, क्या याद रहना चाहिए, अभी हमारे जो संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। लेकिन जब मूल संविधान बना था उस समय हमारे जो मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या 6 की जगह 7 थी। कितनी थी, 7 थी। और हाँ, एक आवश्यक सूचना क्या है, आप लोगों को ये जो PDF आप देख रहे हैं ना, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ पर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ढूंढने से नहीं मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, तो अधिकार क्या बोला हमने, अधिकार, कौन से अधिकार है, मौलिक अधिकार। तो सर्वप्रथम हमें आ देखने को मिला, तो आज से याद रखेंगे अमेरिका। क्या याद रखेंगे, अमेरिका। तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारे अभी जो वर्तमान संविधान के अंदर जो 6 प्रकार के अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम देख लेते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18। कितना है, समानता का अधिकार नंबर 1 कौन सा है, समानता का अधिकार 14 से 18। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार 1922, 19 से कहाँ तक है, 22 तक है। और हम एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझने वाले हैं। नंबर 3 क्या है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से है, 34 से, सॉरी ये गलत छप गया, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर सही कर लेना, 24 से, सॉरी 23 से यहाँ पर होगा, 23 से 24 क्या हो जाएगा, 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 है। और उसके बाद नंबर 4 पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 के बीच में है। कहाँ थे,
25 से 28 के बीच में है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो अगला जो अधिकार हमें देखने को मिलता है शिक्षा व संस्कृत संबंधी अधिकार। ये हमारा 29 से 23 में है, 29 से 30 में। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में हमें देखने को मिलता है। अब इन सभी एक एक अधिकार को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। क्या है? एक एक अनुच्छेद को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। तो हमारा भाई शुरू कहाँ से हुआ? 12 से शुरू हुआ, 12 से शुरू हुआ। लेकिन ये जो अधिकार हैं वो देखेंगे हम लोग कहाँ से शुरू हो रहे हैं। अभी हमने देखा 14 से शुरू हो रहे हैं, अधिकार 14 से शुरू हो रहे हैं। तो अनुच्छेद 12 और 13 में फिर क्या है? चलिए तो इसी क्रम में हम लोग अनुच्छेद 12 और 13 को भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 12 और 13, चलिए तो देखते हैं अनुच्छेद 12 और 13 में हमें क्या देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 12 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। थोड़ा देखेंगे आगे क्या है अनुच्छेद। यह अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है भाई? राज्य क्या है? राज्य के अंदर एक संसद हो, संघ हो, संघ की कार्यपालिका हो, राज्य की कार्यपालिका हो, राज्य विधानमंडल हो, स्थानीय सरकार हो तथा और क्या हो? प्राधिकरण हो। ये सारी चीज़ें मिलकर ही, इन सभी चीज़ों का संग्रह ही, इन सभी चीज़ों का समुच्चय ही तो राज्य कहलाता है। इन सभी चीज़ों का समुच्चय ही तो राज्य कहलाएगा। चलिए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं अनुच्छेद 12 जो है, हम सीधा एक लाइन में बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। बाकी इधर का आप डिलीट मार दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एग्जाम के लिए हम देखेंगे अनुच्छेद 12। यह अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है। हमसे पूछ दिया जाए निम्न में से कौन राज्य शब्द को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12, 13, 14, 15। तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 12। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलते हैं। तो उनमें से कौन कौन से अधिकार हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। इसके अलावा जो भी शेष रह गए, कौन कौन से रह गए? देखिए 15 है ना, तो 14 हो गया, 15 तो हो गया, इधर 16 भी हो गया, अब 17, 18, 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तो हो गया, 30, इसके बाद 30 भी हो गया, 29, 30, 31, 32। तो ये बाकी जो बचे हुए हैं वो भारत के नागरिक के अलावा विदेशियों को भी ये अधिकार मिल सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे अनुच्छेद 13 को। आप लिख सकते हैं, आप इतना मैं स्लो बोल रहा हूँ, आप खुद से लिख सकते हैं, तुरंत का तुरंत नोट्स भी बना सकते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है यदि भारत में संविधान लागू होने से पूर्व, क्या है, भारत के अंदर संविधान लागू होने से पूर्व कोई भी विधि या कानून ऐसा है जो मौलिक अधिकारों का क्या करता हो, मौलिक अधिकारों का क्या करता हो, अधिकारों के विरुद्ध हो, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों के अगर विरुद्ध होगा, अगर उसके नकारात्मक पक्ष में होगा, मौलिक अधिकारों के, जैसे जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनके नकारात्मक पक्ष में अगर कोई भी कानून हो संविधान लागू होने से पूर्व, तो संविधान लागू होते ही वो जो हमारी परंपराएं थी या नियम कानून थे वो पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 13 कहता है नंबर 1 में। ठीक है, नंबर 1 में क्या कहता है? यदि भारत में संविधान लागू होने से पूर्व कोई भी विधि यदि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो
वह संविधान के लागू होते ही शून्य हो जाएगी। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2, विधि लागू होने के बाद क्या हो, जैसे कोई हमारे भारत के अंदर विधि लागू हो, कोई नियम या कानून लागू हुआ है, ठीक है, और पूरी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है, उसका कुछ भाग हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो हम उस भाग को, जैसे ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, और क्या है, और ये हमारा कोई अभी नया नियम या कानून बना है, कोई विधि बनी है, ये बनी है, और क्या कर रहा है, इसका कुछ भाग यहाँ वाला क्या है, इसका ये वाला भाग इसका विरोध कर रहा हो, विरोध कर रहा है, तो इस नियम और कानून को, इस भाग को, है ना, जो भी भाग है जो विरुद्ध है, विरोध कर रहा है हमारे मौलिक अधिकारों को, उस भाग को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, बाकी जो हमारा नियम कानून है वो लागू हो जाएगा। इसी को हम लोग अच्छाधान क्या बोलते हैं, अच्छाधान का सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छाधान का सिद्धांत कहते हैं। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा खिंच रहा है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।